नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, जब सत्य डोलता है तो अशोक वानखेड़े बोलता है। फिर आज बात होगी पटना के उस रैली की। मुझे याद है कार्यक्रम हमने ये किया था कि पटना की रैली जो 12 तारीख को होनी थी, वो पोस्टपोन हो गई थी। मतलब वो कैंसल हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस के कुछ लोगों लोगों ने कहा कि यदि विपक्ष की एकता होनी ही है, तो फिर हमारे नेतृत्व में क्यों नहीं? और वो होस्ट हिमाचल को बनाना चाहते थे। शिमला में रैली की बात होनी थी। फिर ऐसे में नीतीश कुमार क्या करते? और तब भी मैंने कहा था कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं कि शायद उनका दिमाग कर्नाटक की वजह से खराब हो गया होगा। क्योंकि राहुल गांधी क्या चाहते हैं, उसको कांग्रेस वाले कितना होने देते हैं, ये तो सबके सामने है। लेकिन कांग्रेस का वो सच कि वो शिमला में करना चाहते हैं, जो नेताओं ने वहाँ पे घोषणाएँ की, वो डोला। राहुल जी विदेश से आने के बाद उन्होंने दो टूक इन सबको मना किया और फिर तय ये हुआ कि रैली पटना में ही होगी। रैली के होस्ट नीतीश कुमार और तेजस्वी ही होंगे। वही न्योता देंगे और सब लोग इकट्ठा होंगे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, खड़से अब खड़गे साहब जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जाएँगे। ममता भी आएगी। सुना मैंने कि केजरीवाल भी पहुँच रहे हैं, अखिलेश भी पहुँच रहे हैं। जो शिमला नहीं पहुँच सकते थे, वो सारे के सारे लोग अब वहाँ पहुँचेंगे और रैली की तारीख 23 तारीख को हुई है। मुझे लगता है कि 2014 के बाद विपक्ष का ये सबसे बड़ा जमघट होगा। जब विभिन्न विचारधारा के एक-दूसरे के अपने-अपने राज्यों में एक-दूसरे के खिलाफ जो ताल ठोक रहे हैं, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पटना में इकट्ठा होंगे। वहाँ पे जो नहीं आएँगे, वो उनमें बीजेडी है, नवीन पटनायक, जिन्होंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि वो नहीं, किसी भी हालत में वो नहीं कांग्रेस के साथ भी आएँगे, ना बीजेपी के साथ जाएँगे। वो एकला चलो रे नीति पे है, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस या बीजेपी कोई भी हो तो वो उनकी पार्टी को तकलीफ होगी। और कुल मिला के उन्होंने एक सिरा अपना बीजेपी के लिए खुला ही रखा है। क्योंकि अब तक की राजनीति यही कहती है कि जब तक बीजेपी को राज्यसभा में या लोकसभा में ज़रूरत पड़ी, तब बीजेडी ने उनका साथ दिया। उसके लिए कुछ चीज़ें उनको रिटर्न में मिली भी है। लेकिन इसके मायने ये नहीं कि बीजेपी को पूरा समर्थन देंगे। ओडिशा में सबसे ज़्यादा यदि डर बीजेडी को किसी से है तो बीजेपी से है। एक जिला परिषद का चुनाव क्या उन्होंने ढीला छोड़ दिया और बीजेपी ने वहाँ जिला परिषद में कुछ जगह पाने के बाद ऐसा हंगामा मचा दिया ओडिशा में कि बीजेडी को अपनी सीटें भी बचाना मुश्किल हो गई थी। उसके बाद बीजेडी संभल तो गई है, लेकिन आने वाले लोकसभा में शायद वो बीजेपी को भी उतनी जगह नहीं देगी, जितना बीजेपी सोच रही है। लेकिन वो समय-समय पर हर जगह जब-जब बीजेपी को उनकी ज़रूरत होगी, वो अपना डील करके अपने राज्य के लिए कुछ ना कुछ हासिल करने का प्रयास करेंगे। एक उड़ती हुई खबर ये भी है चर्चा मार्केट में कि आयरन ओर के इल्लीगल माइनिंग को लेके और जो जिस हिसाब से आयरन ओर ओडिशा से बाकायदा सी रूट से विदेश जाती है, उसका कच्चा चिट्ठा कुछ एजेंसीज़ के पास आया है। उस खबर मात्र से भी बीजेडी थोड़ा बैक फुट पे है। वो ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहती जिससे बीजेपी आहत हो। उसके बाद केसीआर। केसीआर ने जब अपनी पार्टी का नाम
टीएसआर से बीएसआर किया, तेलंगाना संघर्ष समिति से वो भारत संघर्ष समिति बना, तो उनका मेन फोकस भाजपा को टक्कर देना था। केसीआर ये मानते थे कि कांग्रेस में वो दम नहीं रहा जो बीजेपी को हेड ऑन ले। ऐसे में पूरी ताकत के साथ वो उतरना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि यदि आम आदमी पार्टी छोटी होने के बाद भी दिल्ली से पंजाब जा सकती है और बाकी जगह जा सकती है, मैं तो पूरे भारत में व्याप्त हो सकता हूं। पैसे की कमी उनके पास नहीं है। जिस हिसाब से उन्होंने आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया और जो लड़ाई लड़ी, उसका एक्सपीरियंस था। लेकिन पूरा देश तेलंगाना नहीं है या आंध्र प्रदेश नहीं है, ये उनको अब पता पड़ने लगा होगा शायद। उन्होंने बड़े जोर शोर से बीएसआर की तो घोषणा कर दी, दिल्ली में बहुत बड़ा ऑफिस भी बना लिया, और फिर आने वाले चुनाव को देखते हुए कर्नाटक में भी हुंकार भरने का वादा किया, महाराष्ट्र में भी रैलीज की। उसी बीच दिल्ली में एक शराब घोटाला आ गया, जिसकी तारें उनके बेटी कविता तक पहुंची। ईडी के रडार पे कविता आते ही कविता के पिता टूट गए, और अब केसीआर पूर्ण रूप से बीजेपी के बी टीम के रूप में काम करने लगे हैं। वो महाराष्ट्र में ज्यादातर समय विदर्भ के ओर दे रहे हैं, जो तेलंगाना को लग के तो है ही, साथ में वो कांग्रेस का गढ़ है। यदि विदर्भ में कांग्रेस को वो थोड़ा बहुत तोड़ने में या वोट शेयर लेने में कामयाब रहे, तो उसका पूरा फायदा बीजेपी को होगा। जो बीजेपी के खिलाफ आग उगलते थे, वो सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह पर अब बीजेपी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते, क्योंकि अब मुझे लगता है जो नकेल है वो बीजेपी के हाथ में आ गई। ममता, जिनको कांग्रेस से तकलीफ थी, वो भी आ रही है। अखिलेश, जो कांग्रेस को अपना मित्र नहीं मानते, लेकिन वो जेडीयू को अपना बहुत नजदीकी मानते हैं, तो वो उस परिप्रेक्ष्य में वहां जाएंगे। ओवैसी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पहले से कहते आ रहे, ओवैसी जब भी कोई काम करते हैं तो उससे बीजेपी को ही फायदा होता है और बाकी कांग्रेस को नुकसान होता है। तो इस रैली ने एक बात तो रेखांकित की है, जो एनडीए का दल है वो उनके साथ है, डीएमके उनके साथ है तो उनके साथ है, अकाली दल उनके साथ है तो उनके साथ है, एकनाथ शिंदे शिवसेना बीजेपी के साथ है तो उनके साथ है। यदि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का झुकाव बीजेपी की तरफ से, वो लगातार एनडीए की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो भी उन्हीं के साथ है। वहीं आंध्र प्रदेश में दूसरी राजकीय दल है जो सत्ता में है, वाईएसआर कांग्रेस। जगन रेड्डी की मजबूरी है कि वो बीजेपी का साथ दे, क्योंकि बहुत सारे ईडी के केसेस है। मायावती वहां नहीं आएंगी, क्योंकि मायावती जाते से ही मायावती की फिर फाइलें खुलने लगेगी। डीएम के उनके साथ है तो वही उन्हीं के साथ है। हरियाणा में चौटाला का एक धड़ा बीजेपी के साथ है तो उन्हीं के साथ है। महाराष्ट्र गोमंतकवादी पार्टी यदि गोवा में उनके साथ है तो उनके साथ है। जेडीएस को लग रहा है कि कांग्रेस हमको खा गई है इस चुनाव में, तो वो विपक्ष में वहां बीजेपी के साथ है, तो शायद वहां नहीं आए। लेकिन केसीआर जैसे लोग तो एकदम इस रैली से एक्सपोज हो गए हैं। कुल मिलाकर ये रैली एक प्रेशर जरूर बनाएगी, लेकिन मैं इतना आशान्वित भी नहीं हूं। इस रैली के बाद प्री पोल कोई एडजस्टमेंट होंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे गठबंधन चुनाव के पहले 1 to 1 करने के चक्कर में कोई, क्योंकि हर एक के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं। बंगाल में कांग्रेस के साथ लेफ्ट है, तो फिर केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने है। समाजवादी जनता दल यूनाइटेड के साथ हो सकती है, सबके साथ हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को साथ लेना नहीं चाहती।
तृणमूल कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है, वो किसी भी हालत में कांग्रेस का समर्थन बंगाल में नहीं करेगी। बाकी 220 सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, वो तो उनके पास है। तो कुल मिला के एक अच्छी शुरुआत तो मैं मानता हूं विपक्ष की ओर से, लेकिन इसकी परिणति क्या होती है ये उस दिन के भाषणों से पता होगी, और उसके बाद क्या रूपरेखा तय होती है ये 23 तारीख को फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।